यही बात क्लासरूम में होनी चाहिए। शिक्षण कार्य में वन वे नहीं होना चाहिए, टू वे। शिक्षक पढ़ाया जा रहा है, उधर से कोई छात्र जेवित नहीं है, कोई मज़ा नहीं आता। मुझे बहुत अच्छा लगा आदरणीय डॉक्टर साहब ने प्रश्न किया कि मोबाइल है, लैपटॉप है। मैं अपने व्यक्तिगत विचार रख रहा हूँ। क्षमा चाहूँगा हमारे दोनों शिक्षाविद, हमारे पूर्व वीओ साहब, वर्तमान CBO साहब विराजी हुए हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो ये मोबाइल और लैपटॉप है, तो शिक्षार्थी इसका बहुत इन द पॉजिटिव वे लाभ ले रहे हैं, लेना चाहिए। लेकिन इसके दुष्परिणाम जहाँ तक मैं मानता हूँ अपने व्यक्तिगत सोच से, वो ज़्यादा है। यदि वो इसका उपयोग कर रहे हैं तो किसी गाइडेंस में, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनकी गाइडेंस में यदि वो उसका प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये उपयोगी है, सार्थक है। अदरवाइज मैं मानता हूँ इसको ये इसके दुष्परिणाम ज़्यादा होने वाले हैं। जहाँ तक मैंने बात की, मैंने चलचित्र की बात की है, तो चलचित्र का प्रयोग सबके सामने यहाँ होता है। कोई भी विद्यार्थी व्यक्ति से उसका उपयोग नहीं करता। चित्र का माध्यम है, सबके सामने डिस्प्ले होगा, उसका उपयोग करेंगे। कोई व्यक्तिगत रूप से किसी कोने में बैठ करके उसका उपयोग जो करता है वो निश्चित रूप से दुष्परिणामकारी होता है। और कोई विकासशील राष्ट्रों में गिना जाता है, लेकिन अमेरिका और अन्य जो विकसित राष्ट्र हैं वो अपने यहाँ पर बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छी क्वालिटी की टेक्नोलॉजी लेकर भी आने वाली जनरेशन को शिक्षित कर सकती थी। अगर ऐसा होता कि भाई टेक्नोलॉजी के आधार पर ही सब कुछ किया जा सकता है, तो आज तक वो राष्ट्र कहाँ तक पहुँच गए होते। लेकिन जब तक इंटरैक्शन नहीं होगा तब तक बालकों का जो सर्वांगीण विकास होना है वो प्रभावित होगा। इतिहास जो पढ़े हैं, साइकोलॉजी का जिन्होंने गहन अध्ययन किया है, उनको ध्यान होगा कि एक राजा ने दूसरे राजा पर आक्रमण कर दिया और उस राजा को हरा दिया, राजा को मार दिया, उस राज्य पर अपना आक्रमण कर अधिकार कर दिया, राजपाट जमा ली। लेकिन जो राजा मारा गया था उसका जो राजकुमार था, छोटी उम्र का शिशु था, जीतने वाले राजा को जो है उस पर दया आ गई। उसने कहा कि जो है जो राज दरबार हमें लेना था हमने ले लिया, उसकी बहुत सारी सेना भी जो है मारी गई है, यहाँ तक कि राजा भी मारा गया है, आप इस शिशु को मत मारो। उन्होंने क्या किया, उस शिशु को मारा नहीं और बंद कोठरी में रखा और उसको जो सुविधाएं चाहिए जीवित रहने के लिए वो सारी दी गई। लेकिन जो जो शिशु की आयु बढ़ती गई, जो उस राजा के मन में डाउट आने लगा, डर आने लगा कि ये बड़ा हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा बदला ले ले। समाज से उसको दूर रखा गया। 18 साल की आयु होने के बाद उसको काल कोठरी से बाहर निकाला गया, लोगों के संपर्क में लाया गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि 18 साल का युवक जो है दुनिया भर की कितनी जानकारी रखने लग जाता है और जो भी आचरण करता है वो इस समाज के संपर्क की वजह से करता है। 18 साल की आयु के बाद में जो उसको बाहर निकाला, आप ये कल्पना कीजिए कि वो जो है ना तो हमारी कमांड को जो है मान रहा, ना समझ रहा है, ना कुछ बोल पा रहा है, ना कुछ जो है केवल दिखने में मानव है। क्यों ऐसा हुआ? भाई इसको खाने पीने की तो सारी चीजें मिलती थी ना, तभी तो वो जीवित था। लेकिन हमारा जो विकास होता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट जो होता है, ये आपसी अंतर क्रिया से होता है, इंटरएक्शन से होता है। बच्चा जन्म के समय कुछ भी नहीं जानता कौन क्या है, कैसे बोला जाता है, क्या आप कमांड दे रहे हैं, आपके आज्ञा का आप जो करें उससे कोई मतलब नहीं है।
जो जो उसकी थोड़ी आयु बढ़ती गई है वो वही काम कर रहा है जिसको आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। धीरे धीरे नैतिकता बढ़ती है, समझ बढ़ती है और वो बच्चा जो है योग्य बन जाता है। तो उस किशोर में जो 18 साल की आयु में कुछ भी नहीं जो है कुछ बोल पा रहा, कुछ नहीं समझ पा रहा, कुछ भी जो नहीं कर पा रहा, डेली लाइफ जो उसकी जैसे चल रही थी वही चल रही है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि बालक का जो भी विकास होता है उसमें समाज का संपर्क होना बहुत जरूरी है। समाज में, विद्यालय में, सॉरी घर में जो है वो माँ बाप भाई बहन के संपर्क में आकर, अड़ोस पड़ोस के संपर्क में आकर के बहुत सारी बातें बचपन में ही सीख जाता है। विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद उन चीजों में शुद्धिकरण होता है। गलत उच्चारण कर रहा है, आप एज ए टीचर उसका उच्चारण सुधार रहे हैं, लिखना पढ़ना सिखा रहे हैं, किताबी ज्ञान जो है उसे दे रहे हैं और जीविकोपार्जन करने की योग्य बना रहे हैं। निश्चित रूप से उसका जो ऑलराउंड डेवलपमेंट जो हो रहा है उसमें आमने सामने जो है इंटरेक्शन होना जो है बहुत ही जरूरी है। इसकी वजह से उसमें बहुत सारा विकास हो रहा होता है। एक बच्चा जो पहले से लेकर के बीए तक प्राइवेट पढ़ा है और एक बालक जो है पहले से लेकर बीए तक रेगुलर पढ़ा है, मान के चलिए कि उनकी शिक्षा तो ग्रेजुएशन की उसके पास भी डिग्री है, ग्रेजुएशन की इनके पास भी है, लेकिन उनमें बच्चे में जो रेगुलर पढ़ा है उसमें जो ज्ञान जो विकसित हुआ है उसमें कहीं कहीं 19-20 का तो फर्क रहेगा ही रहेगा। ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि इंटरेक्शन होना जरूरी है। अब रही बात टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी का जितना अधिक उपयोग हम कर रहे हैं, मान लीजिए दिल्ली विश्वविद्यालय का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है कोई प्रोफेसर है जो बहुत एक्सपर्ट है अपने सब्जेक्ट का, अब उस दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का जो है सानिध्य हम ले नहीं सकते। वो जो ज्ञान रखता है, टीचिंग मेथड रखता है, जो जानकारी रखता है हम ले नहीं सकते। पता नहीं वो कौन है, कहाँ बैठा है और हमें परिचित नहीं है, लेकिन वो जानकारी हमारे लिए यूजफुल है। अब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए वो वहाँ पढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ हम उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं और जो कुछ भी ज्ञान वो दे रहा है उसको हम ग्रहण कर रहे हैं। तो ये इससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का और जो है क्या सदुपयोग कि भाई जहाँ पर जो है जो प्रोफेसर अवेलेबल नहीं है, लेकिन केवल टेक्नोलॉजी के आधार पर हम उसके द्वारा बताई गई बात को सुन रहे हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं। निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का अगर सही सदुपयोग किया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं, ये बहुत ही उपयोगी है। कारण ये है कि टेक्नोलॉजी से जो कंटेंट्स पढ़ाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, रुचिकर तरीके से दिखाया जा रहा है। आज मान लीजिए आप साइंस के हैं, एक जो है बहुत बड़ी चट्टान है, उसको हम 5-6 जने जो है मिलकर ढकाने की कोशिश करें, वो हिल ही नहीं रही है। लेकिन एक जो लोहे का सरिया आता है जिसे हम मारवाड़ में साबल बोलते हैं, लंबा सरिया, उसको लो और उसको हल्के से एक जगह टच कीजिए, फिर उसमें दबाव डालिए, वो पूरी चट्टान जो है, पूरा पत्थर जो है वहाँ से खड़ा होता है या उठने लगता है। अब वहाँ पर साइंस काम कर रही है। जो प्रोफेसर जो है ये चीज़ को प्रैक्टिकल तौर से जो है उसमें दिखा रहा है और उसमें हम देख रहे हैं कि भाई ये इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो स्वाभाविक है कि इन चीज़ों को जब आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से देख रहे हैं तो बहुत सी बातें हम टेक्नोलॉजी के द्वारा, इस मीडिया के द्वारा या यूट्यूब के द्वारा या जो भी प्रोग्राम इसमें है, इसके द्वारा जो हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो स्वाभाविक है, छोटे बच्चे हैं, हम बच्चों को जो है कहते हैं जो पानी की जो बाल्टी है कोयले से खींचते हैं, उसको यूँ खींचो तो बहुत टफ लगती है, लेकिन खिड़की पे अगर चढ़ाई जाती है तो किसी में भी खींची जाती है। अब उसके पीछे साइंस काम कर रहा है। अब इसी एक्सपेरिमेंट को जो है यूट्यूब के माध्यम से इस प्रकार से दर्शाया जा रहा है, बाल्टी गई है, पानी भरा है, वो खिड़की जो है घूम रही है, उसके ऊपर रस्सी आ रही है, फिर एक टीचर उसको एक्सप्लेन कर रहा है, साइंस का बच्चा फट से समझ जाता है, अच्छा हल्का सा जो है इजी वे में खींचने का कारण ये है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का जितना अधिक यूज हम करेंगे, डेफिनेट वो जो है हमारे लिए यूजफुल होगी। उसका कारण ये भी है, साइकोलॉजिकल भी है, कि उसको जो हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, टीचर एक्सप्लेन कर रहा है और किस प्रकार से वो पद्धति काम कर रही है, इसको हम ऑब्जर्वेशन के द्वारा देख रहे हैं। तो इनके द्वारा जो हमारी दो ज्ञानेंद्रिय सक्रिय होने की वजह से निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी या यूट्यूब या मोबाइल वगैरह का जो उपयोग है, अगर उसका सदुपयोग किया जाए तो 100% मान के चलिए ये उपयोगी साबित है। एवं आज के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में विराजमान श्रीमान संपत लाल जी टेलर साहब, इनके स्वागत के लिए मैं प्राचार्य महोदय एक ऐसी उम्र जिसमें संगति का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और आज
का रूप है। तो संगति का सीधा सा बात की गति बुराई की ओर होगी। कार्यक्रम की इसी कड़ी में अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिलवाड़ा से पधारे हुए हमारे बीच में विराजमान श्रीमती कमला रावत मैम, जिनका विषय रहेगा इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। जोरदार तालियों से मैम का स्वागत है। ज़रूर कहना चाहती हूँ कि बच्चे आज से जब आप क्लास में जाते हैं और उन बच्चों से हर स्थिति में जुड़ते हैं और आपके टॉपिक को आप रुचिकर बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। मैंने दक्षिण भारत में भी काम किया, एक प्राइवेट स्कूल की बात बताती हूँ आपको कि किस तरीके से हर लेटर को सिखाने के लिए टीचर्स चर्चा करते हैं। जैसे एक प्राइमरी का बच्चा है तो उसको पढ़ाने के लिए आपको जैसे अपने स्कूलों में अक्सर ये होता है कि इसे सिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो प्राइमरी को पढ़ाने वाले सारे टीचर्स चर्चा करते हैं कि कौन सा लेटर बच्चे को ईजी रहेगा। तो एक हफ्ते में वो एक ही लेटर सिखाते हैं और उस एक ही लेटर से संबंधित एक्टिविटीज़ वो कराते हैं, चित्र समझाते हैं और उस एक लेटर में जब तक वो परफेक्ट नहीं होते बच्चे तब तक वो दूसरा लेटर नहीं सिखाते। ऐसे ही इंग्लिश में जैसे अपने यहाँ बच्चों को सिखा दिया जाता है कि ए से एप्पल। अब बच्चे को एप्पल ही नहीं पता। गांव में कई परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि आपने एक और एप्पल बोल दिया और बच्चे को नहीं मालूम एप्पल क्या होती है। उस लेटर से संबंधित आप चित्र बताएंगे ये एप्पल होती है और उससे संबंधित आप फल ला के बताएंगे उसको कि ये एप्पल है, इसको खाना चाहिए, तो ये मिलता है, विटामिन ए मिलता है। ये सारी बातें बच्चे से अपन पर्सनली जुड़ेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपन देंगे तो बच्चा बहुत सीखता है। थैंक यू। मैंने इस विषय से संबंधित तैयारी भी की है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Grammar. Okay, techniques. Because I am also a English teacher and I have used many techniques. और मुझे बैठे बैठे याद आ गया था भी इंग्लिश में जो मैंने टेक्निक प्रयोग किया है और आप भी जो है लंबे समय से ये वार्ता सुन रहे हैं, शायद थोड़े बोर हो रहे होंगे। एक जोक के माध्यम से जिसमें एक टेक्निक भी है बच्चे को सिखाने के लिए, वो मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब से अनुरोध चाहूँगा मैं। एक जोक है लेकिन वो शिक्षाप्रद है, एक टेक्निक के रूप में काम में लेते हैं। आदरणीय सीबीओ साहब से मैं अनुरोध चाहूँगा बच्चे को इंट्रोगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर करने के लिए एक जोक के माध्यम से। एक जोक, एक क्लास 10th क्लास चल रही है और उस विद्यालय में अंग्रेजी के पढ़ाने वाले शिक्षक अभी नए आए हैं ट्रांसफर होकर। क्लास के अंदर जो विद्यार्थी होते हैं वो डिफरेंट क्वालिटीज के होते हैं। कुछ बालक शरारती भी होते हैं। जब पता लगा कि आज हमारे गुरुजी अंग्रेजी पढ़ाने वाले नए आए हैं तो कुछ शरारती बच्चों ने ये निर्णय किया कि आज गुरुजी का थोड़ा आनंद लिया जाए। पहला ही पीरियड था, प्रार्थना पूरी हुई और वो नए गुरुजी अंग्रेजी विषय के अपनी क्लास में पहुंचे। जो पहुंचे उनके सम्मान में सभी शिक्षार्थी खड़े हो गए। टीचर ने कहा सिट डाउन, सब बैठ गए, लेकिन एक विद्यार्थी जो आगे आगे बैठा हुआ था वो नीचे नहीं बैठा। टीचर ने कहा प्लीज सिट डाउन, तो शिक्षार्थी बोला नो सर।
शिक्षार्थी कहता है व्हाट इज योर नेम सर, वो इस प्रकार से एक्शन कर रहा है, व्हाट इज योर नेम सर, सर के सामने। सर को बड़ा थोड़ा अच्छा फील नहीं हुआ। सर ने कहा तू मेरा नाम पूछ रहा है लेकिन तू ऐसे से क्या कर रहा है। तो शिक्षार्थी का जवाब क्या था कि गुरुजी आप हमें क्या मर्जी पढ़ाओगे, आपको इतना भी नहीं आता है। तो मेरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और मैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पीछे मार्क और इंट्रोडक्शन लगा रहा हूं, आप क्या अंग्रेजी पढ़ाओगे। तालियां तो उठेगी जब गुरुजी ने कहा माय नेम इज निर्दोष जोशी और खेल के थप्पड़ लगाइए। उसने कहा गुरुजी ये क्या, क्यों बेटा इतना भी नहीं आता। मेरा सेंटेंस अफर्मेटिव है और उसके पीछे क्या लगता है, और स्टॉप, मैंने वही लगाया। धन्यवाद। राशिन के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्रीमान लोकेश चंद्र नागला साहब को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा, जिनका विषय रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल वर्क एंड लर्निंग बाय डूइंग इन टीचिंग साइंस। इसके अलावा भी आप हमें अन्य विषय पर मार्गदर्शित करेंगे। जोरदार तालियों से सबका स्वागत। शिक्षण के लिए इस कार्यशाला में सम्मानित मंच, इस हॉल में विराजित सभी भावी और वर्तमान शिक्षक बंधु बहन, स्थानीय कॉलेज प्रशासन के सभी विद्वान साथी, यद्यपि मुझसे अपेक्षा की गई थी कि मैं इस पर चर्चा करूँ आपसे कि विज्ञान के शिक्षण में या विज्ञान विषय में प्रायोगिक कार्य का क्या महत्व है। इससे पहले मैं आपसे कुछ जानकारी चाहूँगा कि विज्ञान का विकास कैसे हो। विज्ञान के विद्यार्थी हो, विज्ञान का विकास कैसे हो। उसको में आप लोग जिस ज्ञान को बढ़ रहे हो, जुलॉजी में वो ज्ञान आया था। एक मिनट अगर न्यूटन है, क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, मैंने विज्ञान के विद्यार्थी जब अपनी शुरुआत की तो 9th क्लास में समय साइंस पढ़ता था और मैंने सबसे पहले 2 कहानियाँ पढ़ी। निकाले गति के नियम हो सकते। मेंडल ने मटर के पौधों के ऊपर प्रयोग किया और उसने पूरा जेनेटिक्स अपने सामने प्रस्तुत किया। अब विडंबना यह है कि जिस विषय का जन्म, जिस विषय की उत्पत्ति प्रायोगिक कार्य से हुई, जिस विषय की उत्पत्ति ऑब्जर्वेशन से, एक्सपीरियंस से और एक्सपेरिमेंट से हुई हो, तो जिस विषय की उत्पत्ति ही प्रायोगिक कार्य से हुई हो, बिना प्रायोगिक कार्य के जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते कि ये ज्ञान बिना प्रायोगिक कार्य के हमारे सामने आ जाता या सूचित हो जाता। आज एक विडंबना है कि हम चर्चा कर रहे हैं कि इस विषय में प्रयोग का क्या महत्व। साइंस के विद्यार्थी कितने आपने से बस साइंस हाथ खड़े करो बेटा, ठीक है, लगभग 50%, मोर देन 50% विज्ञान के विद्यार्थी। अच्छा ईमानदारी से बता, कक्षा 11 और 12 देखो
मुझे डॉक्टर साहब ने ये विषय आवंटित किया था और पिछले 15-20 दिन हमारी ये MRC कैंप चल रहे हैं, इतनी व्यस्तता रही, संडे सैटरडे को भी हम फ्री नहीं रहे, तो मैं इस विषय की सैद्धांतिक अवधारणाएं क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन चूंकि प्रैक्टिकल से संबंधित है तो अपन व्यवहारिक बातें कर लें और हो सकता है इससे आपको लाभ मिले। तो विज्ञान के विद्यार्थी जो भी है यहाँ पे, ईमानदारी से बताना है कक्षा 11 और 12 में किसने प्रैक्टिकल किया, ईमानदारी से बताना। मेरे को लगा जितने हाथ नीचे करो, जितने बच्चों ने कहा था कि हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं, उनमें से 20% बच्चों ने कक्षा 11 में प्रायोगिक कार्य किया। 80% बच्चे जो यहाँ पे बैठे हैं वो कक्षा 11 और 12 में प्रयोगशाला में नहीं गए। दूसरा, आप में से कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं? ईमानदारी से हाथ खड़े करना। अपने भाग्य में जो लिखा होता है वो मिलता है, प्रयास सब करते हैं, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है कि ईश्वर ने आपके लिए कोई बढ़िया प्लान सोच रखा होता है, इसलिए हो सकता है आप डॉक्टर नहीं बने हो। तो कितने बच्चे थे जो डॉक्टर बनना चाहते थे, नीट करना चाहते थे? एक और बेटा, बहुत सारे। नीट किस किसने दिया? हाथ खड़े करो। अच्छा, IIT कितने बच्चे करना चाहते थे? IIT बहुत सारे। यहाँ पे इस सदन में विराजित युवा और बहनें जो विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो ये दूसरी विडंबना यह है कि उनमें से 80% भावी शिक्षकों ने कभी प्रयोगशाला नहीं देखी और वो विज्ञान पढ़ाएंगे। और एक विडंबना और है कि ये कभी शिक्षक बनना नहीं चाहते थे, ये डॉक्टर बनना चाहते थे, ये इंजीनियर बनना चाहते थे। इन्होंने जब वो विकल्प समाप्त हो गया तो सिर्फ एक मजबूरी के तौर पे शिक्षण को अपने व्यवसाय के रूप में चुना। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पे हमें विचार करना चाहिए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहां गया, प्रोफेशनलिज्म कहां गई, हम किस दिशा में जा रहे हैं। आज एक विज्ञान जो बच्चा चयन करता है, उससे पूछा जाता है कि क्या कर रहे हो? नीट प्रिपेयर कर रहे हो। कोई बच्चा ये नहीं कहता है कि आई एम वर्किंग ऑन बायोलॉजी, आई एम वर्किंग इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, आई एम वर्किंग इन द फील्ड ऑफ जूलॉजी। वो क्या कहते हैं कि मैं नीट प्रिपेयर कर रहा हूं, मैं IIT के लिए तैयारी कर रहा हूं। कोई ये नहीं कहता कि मैं फिजिक्स का अध्ययन कर रहा हूं, मैं केमिस्ट्री का अध्ययन कर रहा हूं, मैं बायोलॉजी का। और वहां पे होता क्या है? वहां पे विज्ञान की जटिल अवधारणाओं को, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, जूलॉजी बॉटनी की जटिल अवधारणाओं को लगातार 2 घंटे क्लास में बिठा करके समझाने का प्रयास किया जाता है। 90% विज्ञान के विद्यार्थी जयपुर और कोटा और सीकर में बैठे और वहां पे लेबोरेटरी कहीं पे नहीं। वीडियो लाइब्रेरी, मेरी बच्ची भी वहां पे पढ़ती थी सीकर में। मैंने वहां के डायरेक्टर को कहा कि सर आप ये जो वीडियो लाइब्रेरी है इसकी जगह पे एक लैब रखो, बच्चा डायोड देखिए, ट्रांजिस्टर देखिए। आपने कॉपर सल्फेट देखा क्या किसी ने? आपको पढ़ाया जाता नीला तोता CuSO4 5H2O नीला तोता। कभी हाथ में लाके रख दिया जाए तो आप बता नहीं सकते कि ये नीला तोता है। क्या साइंस पढ़ रहे हैं, क्या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी के विद्यार्थी लैब में नहीं गए और उनको हम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी उसके फील्ड में आगे बढ़ा है। जिन्होंने लैब में जो स्पेसिमेन पड़े रहते हैं उनको नहीं देखा। अब इसका परिणाम क्या होता है कि इतनी जटिल अवधारणाओं
उनके दिमाग में ठूंसा जाता है, फिर वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है। आज कोटा में हर साल 10 से 20 सुसाइड केस होते हैं। क्यों हो रहे? क्योंकि रुचि जागृत नहीं की जाती। बिना रुचि के बच्चा साइंस नहीं पढ़ना चाहता, उससे पूछा नहीं जाता, उसको बचपन से ये सिखाया जाता है कि तू डॉक्टर बनेगा, तू इंजीनियर बनेगा। अगर डॉक्टर बनाना है अच्छी बात है, इंजीनियर बनाना है अच्छी बात है, तो उसमें एक साइंटिफिक एटीट्यूड तो आप पैदा करो। वो साइंटिफिक एटीट्यूड पैदा कब होगा? जब बच्चे को छोटी क्लास में उसको लिटरेचर पेपर और एक बीकर क्लास लैब में जाने की कहाँ जरूरत है? लैब में जाने की जरूरत कहाँ है? क्लासरूम में एक बर्तन में एसिड, क्षार, अम्ल लाए, लिटरेचर पेपर बच्चों ने देखे ही नहीं, वो पढ़ रहे नीले को लाल करता है, लाल को नीला करता है, पता नहीं क्या है लिटरेचर पेपर किस देगा है? उन छोटे क्लास के 8वीं क्लास के बच्चों के सामने कितना टाइम लगता है? लैब में है, सरकार सारे रिसोर्सेज उपलब्ध कराती है और 80% लेबोरेटरीज में वो सारे केमिकल्स 2 साल के अंदर नीचे बहाए जाते हैं, नालियों में बहाए जाते हैं। क्यों बहाए जाते हैं? कि स्टॉक का वेरिफिकेशन होता है, ऑडिट होती है, और ऑडिट ये कहती है कि जब इन केमिकल्स को आपको जरूरत नहीं थी तो आपने खरीदे क्यों? उनको कंज्यूम बनाना पड़ता है। खरीदो नाली में बहाओ, खरीदो नाली में। ओम का नियम, बच्चों को उसका सर्किट डायग्राम रटाया जाता है, कहाँ मीटर लगेगा, कहाँ वोल्ट मीटर लगेगा, ठीक है ना, कहाँ रेजिस्टेंस लगेगा। अगर इन बच्चों को लैब में ले जाकर के एक बार उनके सामने जोड़ दे तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। वो आंख बंद करके सर्किट डायग्राम बना दे, वो नॉलेज होता है। अपने तो हो क्या गया कि बच्चों में ठूसो और ऐसा ज्ञान ठूसो जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को हल कर सके। सब्जेक्टिविटी, अगर ज्ञान की गहनता किससे आएगी? सब्जेक्टिविटी से। ऑब्जेक्टिविटी कभी आपको डीप नॉलेज नहीं दे सकती, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज नहीं दे सकती। अब इस हिसाब से सुसाइड हो रहे हैं। मैंने एक अखबार में पढ़ा था, आप लोगों में से भी किसी ने पढ़ा होगा, कि बहुत पुराने IIT के प्रोफेसर थे। उन्होंने ये कहा था कि आज से 30 साल पहले जो स्किल्ड IITian जो निकल रहे थे वैसे अब नहीं निकले। क्यों नहीं निकले? क्योंकि उन्होंने नीला कत्ता हाथ में लेके नहीं, उन्होंने डायोड ट्रांजिस्टर हाथ में लेके नहीं देखे, वो इतने क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर पाए। ज्यादा समय नहीं लूंगा, और चूंकि मुझे एक दूसरा इसका हिस्सा है कि लर्निंग बाय डूइंग, इसमें भी थोड़ी चर्चा कर लूंगा। मैं छोटा था तो 6ठी 7वीं क्लास में आप लोगों ने भी किया होगा, हमें एक इंग्लिश में एक पैराग्राफ रटाया जाता था, विजिट टू ए जू। आपने भी रटा होगा, राजस्थान के स्टेट में है, CBSE में नहीं है। तो विजिट टू ए जू में बच्चे रटते थे, ये देखा, वो देखा, वो देखा, लियोपार्ड देखा, टाइगर देखा, पैंथर देखा, लायन देखा, मंकीज देखे, चिंपांजी देखे, कई सारे बर्ड्स देखे। अगर उन सबको उन बच्चों के सामने लाके रख दिया जाए तो पहचान नहीं पाते कि कौन सा लियोपार्ड है, कौन सा पैंथर है और कौन सा टाइगर। क्या मतलब ऐसे नॉलेज? क्यों मतलब उन बच्चों में ठूस रहे हो, और वो भी ठूस करके क्या परीक्षा में जाकर के आप बच्चों को ले जाओ, घुमाओ बच्चों को। बच्चे जिज्ञासु होंगे, वो पूछेंगे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये तीन एक जैसे दिख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बताइए। वो नॉलेज स्थायी रहे, वो ज्ञान हमेशा है। ये प्रैक्टिकल का महत्व है, ये वर्किंग बाय डूइंग का महत्व है, लर्निंग बाय डूइंग का महत्व है। एक इंग्लिश विषय का निर्दोष जी
थोड़ा जोक सुना रहे थे, तो मैंने भी कहा कि भाई क्यों इस गंभीरता को थोड़ा हास्य की तरफ ले लूँ। तो एक अंग्रेजी के मार साहब जो उस इलाके के इस विधा में निष्णात माने जाते थे कि कोई भी बच्चा ले आओ मेरे पास में, उसको बोर्ड में पास करा देगा अंग्रेजी। एक बच्चा गया, एक क्या बच्चा, उन्होंने क्लास में सबको जनरल इंस्ट्रक्शन दिया कि बेटा माय बेस्ट टीचर का जो पैराग्राफ है हमेशा पूछा जाता है, और कभी कभी माय बेस्ट फ्रेंड का भी पूछ लेते। तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, बेस्ट टीचर वाला याद करके दो, अगर फ्रेंड आ जाए तो टीचर की जगह पे फ्रेंड कर दो। अब हुआ क्या कि वहां पे आ गया माय फादर, तो बच्चा स्टार्ट करता है आई हैव मेनी फादर्स। बट मिस्टर एक्स इज माई बेस्ट। हद तो तब हो गई जब उसने लास्ट की पंक्ति लिखी कि अ फादर इन नीड इज ए फादर इन नीड। कि जरूरत के समय काम आए वो पिता ही सच्चा पिता है, वरना कोई पिता सच्चा पिता नहीं। भाई पप्पू पास हो गया क्योंकि उसने जो 12 सेंटेंस लिखे थे उसमें से 8 सही थे, तो पास ही नहीं हुआ, वो 70% अंक भी लाए उस प्रश्न। लेकिन एक घड़ा वहां जाकर के खाली करना, ज्ञान स्थायी होना चाहिए, ठीक है ना। और हम उस ज्ञान परंपरा के वाहक हैं, संरक्षक हैं। मैं दरअसल जब विद्यार्थी रहा था मैंने पढ़ा था कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका दार्शनिक निहितार्थ बहुत गूढ़ है, उसकी मैं आपके सामने चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इसका व्यवहारिक रूप से मैं आपको एक बात बता दूं कि पूर्ण में पूर्ण मिलाने पे भी पूर्ण रहने, और पूर्ण में से पूर्ण माइनस कर देने पे भी पूर्ण रहने वाला क्या है। आप कुछ 4 लाइनें 5 लाइनें रट करके गए परीक्षा में, कॉपी में फेंकिए, बाहर आकर के फ्री हो गए, बस इस विषय से तो झंझट होगा, वो ज्ञान नहीं। तो कोई भी विषय हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, चाहे वो भाषा हो, ज्ञान सही होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। और एक जब आप शिक्षक बनने जा रहे हो, एक टीचर के रूप में आप नए पैसे की शुरुआत करने जा रहे हो, तो एक चीज गांठ बांध के रखें कि बच्चे दिखाने से सीखते हैं, सिखाने से नहीं सीखते। एक ग्रीक प्रोवर्ब है, कहावत है ग्रीक की, व्हाट आई हियर आई फॉरगेट, what I see I remember, and what I do I understand। जो मैंने सुना वो मैं भूल गया, जो मैंने देखा वो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, लेकिन जो मैंने किया वो मैं समझता हूँ, ठीक है ना। मैंने बताया था कि ओम के नियम का बच्चा अगर खुद एक बार लेट पे जाके डायग्राम सर्किट जोड़ लेगा तो आंख बंद करके सर्किट डायग्राम बना देगा, उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। विज्ञान विषय की बिना प्रायोगिक कार्य की हम कल्पना नहीं कर सकते, बिना प्रायोगिक कार्य के विज्ञान विषय हम पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें बहुत जटिल लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत पसीना बहाना पड़ रहा है। मैं विज्ञान विषय का विद्यार्थी रहा, मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री में हमेशा डिस्टिंक्शन आती थी। उस समय पे मैं स्कूल से घर पे आके थैला फेंकता था, फील्ड पे खेलने जाता था, वापस दूसरे दिन स्कूल जाता तो थैला उठाता था। क्यों? क्योंकि हम लैब में काम करते,
एक बार जिस चीज को पढ़ लेते थे वापस भूलते आपको वो व्यवहारिक वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया जाता, इसलिए आपको बार बार उसको रटना पड़ रहा है, बार बार उसको रिवाइज करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो मेरी अपेक्षा है कि आप आने वाली पीढ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोगिक कार्य करने का मौका दें। प्रायोगिक कार्य बच्चे में एक तो रुचि जागृत करता है उस विषय के प्रति, और दूसरा बच्चों में भिन्नता होती है, सीखने की जो गति होती है सबकी अलग अलग होती है, सीखने की जो रुचि होती है वो भी सबकी अलग अलग होती है। प्रायोगिक कार्य में बच्चा लैब में अपनी गति से अपनी रुचि से सीखता है और ज्ञान को स्थायी कर पाता है। आप लोगों ने मुझे जो मौका दिया, जो मान सम्मान दिया, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे मन मोर
कार्यशाला का एक उद्देश्य यह भी है कि पढ़ाई को इतना रुचिकर बनाए कि लोग इससे हटना ना चाहें। पहले हम ऐसा करते थे, जो भी पढ़ाते हैं वो ऐसा करते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, आप याद करके दिखाओ। अब इस विचार को थोड़ा बदले और हम पढ़ा रहे हैं, आप भूल के दिखाओ। कार्यक्रम की अगली कड़ी में प्रैक्टिसेबल एफर्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ एजुकेशनल स्टैंडर्ड इन ओवर स्कूल विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आपकी जोरदार करतब ध्वनि के बीच आमंत्रित करना चाहूंगा पूर्व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य एवं आज के मुख्य वक्ता श्रीमान संपत लाल जी टेलर साहब। सम्मानीय मंच, मां शारदे को नमन। आदर श्री महाप्रज्ञ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के प्रबंधक आदरणीय रोशनलाल जी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आसिफ आदरणीय लोकेश जी, महाप्रज्ञ कॉलेज के प्राचार्य शंकरसन जी, निर्दोष जी, विद्वान वक्तागण, उपस्थित छात्राध्यापक, बालक एवं बालिकाएं, स्टाफ के विद्वान साथी, ये जो पूरा ही कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और एक वर्कशॉप की हैसियत से इस कार्यक्रम को संपादित किया जा रहा है। ये पूरा कार्यक्रम जो इंटीग्रेटेड स्कीम के BA BEd और BSc BEd छात्राध्यापक हैं उनके लिए आयोजित किया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि लंबे अरसे तक विभिन्न पदों पर शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं मैंने प्रतिनिधित्व की है। मुख्य रूप से शिक्षण के परिप्रेक्ष्य में जहाँ तक सवाल है, उनकी दो स्थितियाँ बनती है। जितने भी इंटीग्रेटेड स्कीम्स के स्टूडेंट्स हैं, उनका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि BA BEd या BSc BEd के बाद में हमारा सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में हो। यदि नहीं होता है तो उस स्थिति के अंदर निजी विद्यालयों में या अन्य कोई भी विकल्प के माध्यम से अपना रास्ता पसंद करते हैं। अब चूंकि कक्षा शिक्षण का जहाँ तक सवाल है, उसके अंदर मोटे रूप से एक तो आदर्श की हम बात करें, विभाग ने जो गाइडलाइंस और नोट्स दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम शिक्षण कार्य को संपादित करें। मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस पर काफ़ी विस्तृत चर्चा भी की है। मेरा ये मानना है कि जब तक ये चूंकि पूरा ही कार्यक्रम और कार्यशाला पीपल्स टीचर्स के लिए आयोजित की जा रही है, आप अपने नंबर 1 सब्जेक्ट के ऊपर पूरा आपका कमांड है, आप उसके अंदर निष्णात हैं, या आपने प्रतिदिन जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाने हैं उसके परिप्रेक्ष्य में आपने तैयारी की है अथवा नहीं की है, तैयारी गंभीरता से की है या एक औपचारिकता से की है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कक्षा कक्ष में प्रवेश करते समय उसका एक वातावरण ऐसा हो कि बच्चे की प्रतीक्षा करें कि हमारे फला सब्जेक्ट्स के फला सर आएंगे और हम उनको इंतजार रहेगी कि वो आकर के बड़ी गंभीरता से, चिंतन से, मनन से और विभिन्न जो आपके डिवाइसेस हैं उनके माध्यम से आपको शिक्षण कार्य संपादित करेंगे। ये उनके अंदर लगन और ललक आपके उप शिक्षण कार्य के पढ़ाने के शैली के ऊपर निर्भर करता है। अब इसके अंदर दो चीजें बनती है कि सबसे पहले आपका क्लास कंट्रोल नंबर 1 है अथवा नहीं है, अनुशासन के ऊपर आपकी क्या स्थिति है। आचार्य श्री ने कहा है निज पर शासन फिर अनुशासन। यदि आप अपने आप में अपडेट हैं तो निश्चित रूप से आपका शिक्षण कार्य भी प्रभावी रूप से होगा, बच्चे अनुशासनबद्ध रहेंगे और जिस उद्देश्य को लेकर के आपने कक्षा में प्रवेश किया है समस्त कार्य बहुत अच्छी तरह से संपादित होंगे। ये उस चूंकि मेरा पूरा फोकस इंटीग्रेटेड स्कीम्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं की परिप्रेक्ष्य में मैं अपनी बात को कहने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चूंकि यदि आप पहले ही लूजपूंज है, ढीले ढाले हैं, आपको पता ही नहीं क्या पढ़ाना है, आप जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आपको अपने उद्देश्य का भान नहीं है, प्रॉपर टॉपिक्स का भान नहीं है, तो बच्चे निश्चित रूप से आपकी बात को प्रभावी तरीके से सुनने का प्रयास नहीं करेंगे। ये बात तय है, इसमें कोई संशय नहीं है।
अनुशासन तब तक गंभीरता से बच्चे नहीं लेंगे कि जब तक आप अनुशासित हैं अथवा नहीं हैं। आपके व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है कि आप आपकी बात को कहने की शैली क्या है, किस शैली से, किस डिवाइस से उस बात को आप गंभीरता से बच्चों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके ऊपर ये निर्भर कर रहे हैं। अब इसके अंदर दो स्ट्रीम हम लेते हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट में सिलेक्शन होता नहीं है, निजी विद्यालय के अंदर भी वो अपनी सेवाएं प्रतिनिधित्व करते हैं। कल्पना करो, मानो, और मेरी तो शुभकामनाएं कि जितने भी आचार्य श्री माकर के स्टूडेंट्स हैं उनका चूँकि बहुत गंभीरता से, लगन से, निष्ठा से महाविद्यालय सेवाएं प्रतिनिधित्व करता है, और मौके पर जब भी मुझे उपस्थित होने के लिए कहा जाता है, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं भी उपस्थित होता हूँ। तो बहुत अच्छा काम संपादित कर रहे हैं, तो मेरी तरफ से शुभकामना कि सबका सिलेक्शन हो। अब उस परिस्थिति ये बनती है, उसके दो फैक्टर्स हैं। गवर्नमेंट में आपका सिलेक्शन हो गया, अच्छी बात है, वहाँ आकर के आप रोज पढ़ जाएंगे। सीपीओ भी बैठे हुए लोग ये बात कर सकते हैं, वे भी समझते हैं कि जॉब सिक्योरिटी के बाद में उनके अंदर एक शिथिलता आ जाती है। 4 बार मैं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रहा हूँ, ये पद पर रहा हूँ, तो मैंने करीब से देखा है इसको, तो एक शिथिलता आ जाती है। तो मेरा सबसे ये आग्रह रहेगा कि आप उस शिथिलता को नहीं आने दें। तो अगर शिथिलता आने तो मतलब आपका व्यक्तिगत दोष है, बच्चों का तो आप दोष कर रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं, पर आपका व्यक्तिगत दोष भी है। अब रही दूसरी बात की ये महाविद्यालय अपने निजी महाविद्यालय है और अन्य महाविद्यालयों की तुलना में निसंकोच बहुत अच्छा कार्य संपादित हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि मुझे आमंत्रित किया और मैं यहाँ से अपनी बात को अभिव्यक्त कर रहा हूँ, ये बात नहीं है, हकीकत में अच्छा काम कर रहे हैं। अब स्थिति बनती है कि निजी विद्यालय तो आपसे काम करवा लेंगे, नहीं करोगे तो कहेंगे दूसरे दिन आप मत आना, ये बात फैक्ट है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब आप रही बात उसके अंदर कि प्राइवेट स्कूल, अब ये स्थितियाँ ये है, चूँकि विभिन्न पदों पर मैं रहा हूँ, तो स्थितियाँ ऐसी बन गई, साहब मार्ट साहब भी बहुत अच्छे हैं, बहन जी भी अच्छे, ऐसी बात नहीं, कहाँ कर देती है, काहे के अच्छे कक्षा 5 के बच्चों को किताब पढ़ना नहीं आती, कोई अच्छे नहीं है। 27 में से 17 बच्चे आपके किताब पढ़ना नहीं जाते, काहे के अच्छे नहीं, तो मार्ट साहब अच्छे हैं, बहन जी कोई अच्छे नहीं है, ये फैक्ट है। ये बात मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूँ। अब रही दूसरी बात, तो इसके अंदर अपन आ जाते हैं कि आपकी डिवाइस अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपका मुख्य उद्देश्य ये रहता है, जैसे आपको 10th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए, अब उस स्थिति ये बनी कि आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत लगन से की, मेहनत से की, लेकिन आपका जो मुख्य उद्देश्य था कि आपका परीक्षा परिणाम कितने प्रतिशत रहा है। उस दौरान तो 40% के 60% के थे, मुझे लगभग 8 साल हुए हैं राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए, नॉर्म्स में निश्चित रूप से बदलाव आया। तो अब उस स्थिति के अंदर उसको चार्जशीट इश्यू हो जाएगी। राजकीय कार्मिक को, चाहे वो वरिष्ठ अध्यापक है, चाहे व्याख्याता है, अपने पद का उसको चार्जशीट इश्यू हो जाएगी। वो अपने आप में कहेगा साहब मैंने तो बहुत अच्छा काम किया है, मैंने पूरी लगन से की, निष्ठा से की, फला काम किया, ये क्या, उस बात को कोई देखने वाला नहीं है। तो ये बात भी तय है कि निर्धारित मानदंडों के अनुरूप अपना काम संपादित करो, अच्छी बात है, लेकिन उससे हट करके भी आपको ऐसे काम भी संपादित करने कि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा रहे। और परीक्षा परिणाम तभी अच्छा देगा कि बच्चे बोर्ड की परीक्षा के अंदर अपनी पूर्ण लगन से, निष्ठा से तैयारी करके आए थे, वो लिखेंगे और पास होंगे, तभी जाकर के ये अच्छा रहेगा। जहाँ तक शिक्षण, प्रभावी शिक्षण का सवाल है, चाहे मैं लैंग्वेज की बात करूँ, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से, पिछले 45 सालों से मैंने शिक्षण कार्य किया था, फिर ट्रेन चेंज हो गया था, पदों पर चले गए। तो लैंग्वेज के अंदर यदि मैंने ऐसा किया है, मैं अपनी बात को शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, चाहे आप अंग्रेजी के हैं, हिंदी के हैं, तो संस्कृत के टीचर रहे हैं या आप बनेंगे आप में से, तो एक नकल करने की जो अगर आपकी आदत डेवलप होती है, मैं कहूँ आज भी वो प्रासंगिक है। भले ही डिवाइसेज चेंज होगी, उसके अंदर बहुत अपन कहते हैं कि नई चीज आ गई है, फला आ गई, ये आ गई है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये आज भी प्रासंगिक है। आप प्रतिदिन एक नकल करें और ये संभव नहीं है कि वो स्टूडेंट आपके पास आकर के उसको चेक करवाए, आप उसकी टेबल पे पहुंच जाएं, वो बच्चे खड़े हो जाए और निश्चित रूप से आप उसको देख करके उसमें 10 से 11 मिनट नहीं लगता। मैंने ऐसा किया है और उसके अच्छे परिणाम मिले हैं और आज भी इसकी प्रासंगिकता है, ऐसा मेरा मानना है। रही बात दूसरी कि सब्जेक्ट के अंदर समस्त बच्चे बराबर नहीं होते, निश्चित रूप से नहीं होते हैं। शिक्षक का अभिप्राय ये है कि एक कमजोर बच्चे को क्षमा करते हुए शिक्षक तक पहुंचाना। सी का मतलब शिक्षक, क्षय का मतलब क्षमा, कै का मतलब कमजोर। अब क्या होता है कि प्रत्येक कक्षा के अंदर बराबर परफॉर्मेंस के बालक बालिकाएं नहीं मिलते हैं, ये बात तय है। एक चैलेंज के रूप में उस टीचर की, ये अभी आप ही को भी संबोधित कर रहा हूँ, टीचर की ये जिम्मेदारी रहती है कि उनके लिए अलग से कक्षा आयोजित करें, 10 मिनट उनके लिए अलग से देवे,
या वो कहे कि मैं आधे घंटे के लिए मैं जल्दी आ जाऊँगा, वो आकर के आप लोगों के लिए मैं पहला काम करूँगा, तो उसमें निश्चित रूप से सुधार होगा। एक बात ये है, निजी विद्यालय अपने आप में सभी एक तरह से परीक्षण के काम भी करते हैं। राजकीय परिप्रेक्ष्य में SDA भी होते हैं, CBO अभी पद बना है, लोकेश संगठन में है, सब परीक्षण करते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना ये है, हकीकत है, हम सब जानते हैं कि एक शिक्षक का बहुत अच्छा मूल्यांकन करता उसका स्टूडेंट है। आप कहीं से उठा करके देख लो, फैक्ट है ये। आज हम बैठे हुए हैं, जो एडल्ट है, किसी जॉब में हम चले गए हैं, आज के 28 साल 15 साल 20 साल पहले हमारे जहन में एक होगा कि हमारे फला टीचर थे, बड़ी लगन से निष्ठा से वो मेहनत करते थे, हमको पढ़ाते थे, नकल भी करते थे, क्योंकि उस जमाने में शारीरिक दंड का प्रावधान भी हुआ करता था। अपने पेरेंट्स उनकी कोई शय लेते थे कि यार बच्चे को आपने दो झेपट मार दी, फला कर दिया वगैरह वगैरह, यहीं पे तो वो बच्चे आज भी मानते हैं कि उन्होंने बड़ी लगन से निष्ठा से की है, उनकी बदौलत हम इस स्थान पर आज पहुँच पाए हैं, ये तय है। आपके हेडमास्टर कहते हैं, आपके प्रिंसिपल कहते हैं, पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, चाहे वो कोई भी कहते हैं, लेकिन अच्छा मूल्यांकन करता वो स्टूडेंट है जिनको वो टीचर पढ़ा रहा है। बाकी के तो अपन कहते हैं साहब बहुत बढ़िया है, साहब फला ही बढ़िया है, फला भी अच्छे हैं, ये हैं, लेकिन बच्चे अच्छे मूल्यांकन करता है। आपके वो आपकी पूरी पर्सनालिटी को, आपके लिए जो भी कार्य संपादित किया उसको बड़ी पहली नज़र से वो देते हैं। हो सकता है कि उस दौरान उनकी निरीक्षण की क्षमता, परीक्षण की क्षमता कम हो, लेकिन बाद में वो देखेंगे कि आप फला सर थे, बहुत बढ़िया काम करवाए थे, उन्होंने तो बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल करवाया था, साइंस में आर्मी में आ गए, उन्होंने बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाई थी और बहुत नकल करवाते थे, डिक्टेशन लिखवाते थे और मीनिंग्स भी पूछते थे, क्योंकि उस ज़माने की बातें थी, तो ये बात बढ़िया थी। तो ये मेरा अपना मानना है, ये हकीकत भी है, कटौसर ये है कि बच्चा उसका मूल्यांकन करता है। बच्चा ये मूल्यांकन करेंगे कि यार फला टीचर पढ़ा रहे हैं, हमको बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमें समझ में भी आ रहा है, उनका एटीट्यूड अच्छे है। आप वेल अप टू डेट होकर के जाएँ आप क्लासरूम के अंदर, यूनिटी आपके एक बटन ऊपर लगा हुआ है, एक लगा हुआ है, आप आकर के बच्चों को भी ये सिखाएं कि आप अप टू डेट रहें पूरे, आपके नाखून कटेंगे। ये बातें अप्रासंगिक भले ही आज के परिप्रेक्ष्य में हो सकती है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये अभी भी प्रासंगिक है। तो एक जागरूकता बच्चों के अंदर ये डेवलप होगी, और जागरूकता जब डेवलप होगी तो उनका एक उद्देश्य रहेगा टीचर का कि जाकर के उसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। और इस जॉब में आने के बाद में भी आप में अगर पूरी लगन है, निष्ठा है, मेहनत करने की क्षमता है, तो आप अन्य जॉब में भी जाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो सकते हैं। आप में एक सेल्फ मोटिवेशन भी डेवलप होगा और अच्छा काम आप संपादित कर पाओगे। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी ये धारणा बनी थी 2020 से चालू की, उनका भी उद्देश्य है कि भी एक बालक का सर्वांगीण विकास हो, अच्छा वो काम संपादित करे। अब तक जो स्थितियाँ बन रही थी उसके अंदर क्या था कि जैसे BA पार्ट फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, अगर ड्रॉप कर दिया पूरी BA BSc में भी कोई इक्विवेलेंट ट्वेल्थ है, तो ये अलग अलग उनकी इसमें लंबे रूप से नहीं जाना चाहता। मेरा अभिप्राय केवल ये है कि जितने भी टीचर हैं वो भविष्य के अंदर बनने वाले शिक्षक हैं, और कक्षा शिक्षण के अंदर पूर्ण लगन से, निष्ठा से और जिम्मेदारी से आप काम संपादित करें। मोटे रूप से आप सब अप टू डेट होकर के, अपडेट होकर के अपने सब्जेक्ट के थ्रू से निष्णात करें, बच्चों में अनुशासन की भावना पैदा करें, एक क्लासरूम अपने आप में लगे कि बहुत अच्छा शिक्षण कार्य संपादित हो रहा है। और मोटे तौर पर ये कि गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन के बाद में आप शिथिल नहीं हो, एक निश्चित रूप से जॉब गारंटी के बाद में लगता है यार ठीक है, बढ़िया, अच्छे लग रहे हैं, बहुत देख रहा है, चाहे 50 बच्चे हैं, कभी 2 टीचर है, 3 टीचर है, तो ये स्थितियाँ बनती है क्योंकि राजकीय है, न आपके हाथ में है, न शिक्षा विभाग के अधिकारियों के हाथ में। तो ये मेरा अभिप्राय था, क्योंकि मुझे मैं लंबा समय नहीं होगा और भी बढ़ता होंगे, तो पूरे ही मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ पे बताना चाह रही थी। रोशन जी सबका मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि मुझे यहाँ आमंत्रित करके आपके समझ से रूबरू होने का अवसर प्रदान किया। और यदि कोई मुझसे इस संबंध में अपनी कोई क्वेरी के रूप में क्वेश्चन पूछना भी चाहता है तो सादर आमंत्रित है। हेलो, किसी को कोई सवाल सबसे पूछना है आप में से?